नमस्कार, माई सेल्फ मूर्ति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। आज के इस एजुसेट प्रोग्राम में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन और उप विषय रहेगा राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ मूलभूत धारणाएं। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय यानी कि एक राष्ट्र की आय, पूरे देश की आय। हमारे देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। इसके बाद डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, फिंडले सिराज, डॉक्टर आर.सी. देसाई व विलियम डिग्बी इत्यादि ने लगाए थे। स्वतंत्रता के बाद 1949 में पी.सी. महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और अब यानी कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अनुमान CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा लगाए जाते हैं, जिसका गठन 2 मई 1951 में किया गया। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं क्या हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या हैं? इन सभी के बारे में जानकारी देने से पहले आपके लिए अति आवश्यक है कि आप कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ मूल धारणाएं हैं, उनके बारे में जानें, जो कि निम्नलिखित है। जैसा कि आप देखेंगे, नंबर 1, देश की घरेलू सीमा। जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, जो मूलभूत धारणाएं हैं, उनमें सबसे पहला है कि एक देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। सेकंड है सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। घरेलू एवं राष्ट्रीय आय, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सकल एवं निवल धारणा, ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। कारक लागत एवं बाजार कीमत, फैक्टर इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आज के इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक देश की घरेलू सीमा। एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है? आम बोलचाल की भाषा में एक देश की जो घरेलू सीमा है वो राजनीतिक सीमा से उसका अर्थ लिया जाता है। राजनीतिक सीमा, यहाँ मैंने एक मैप बनाया है भारत का। यहाँ देखिएगा, ये राजनीतिक बाउंड्री है, ये जो सीमा है ये राजनीतिक सीमा है। आम बोलचाल की भाषा में ये जो भौगोलिक सीमा है इसी से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली में इसका अर्थ विशेष अर्थों में लिया जाता है। वो क्या है कि एक देश की घरेलू सीमा में हम क्या क्या शामिल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक देश की राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा सहित। पहला पॉइंट यहाँ पर है एक देश की जो राजनीतिक सीमा है। ये देखिए, राजनीतिक सीमा है या इसको भौगोलिक सीमा भी हम कहेंगे। समुद्री सीमा सहित, यहाँ पर समुद्री सीमा क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, और ये अरब सागर है। यानी कि जितनी भी ये समुद्री सीमाएं लग रही हैं यहाँ पर इनको भी इसमें शामिल किया जाता है घरेलू सीमा में। यानी कि राजनीतिक सीमा के साथ समुद्री सीमा भी इसमें शामिल की जाती है। सेकंड है मछली पकड़ने की नौकाएं। मछली पकड़ने की नौकाएं, तैरते प्लेटफॉर्म, जो भी जहाँ पर भी तेल खोजने का अधिकार है, जो भी तैरते प्लेटफॉर्म है, जो भी मछली पकड़ने की जो नौकाएं हैं, यहाँ पर जो समुद्री तट है यहाँ पर कुछ नौकाएं होती हैं
मछुआरों की, और तैरते प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी चीज़ हैं जहाँ पर भी हमारे देशवासियों को मछली पकड़ने का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, वो सब भी भारत की घरेलू सीमा में आता है। किसी भी देश की घरेलू सीमा में जो भी यहाँ पर जो अधिकार है वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों में जो जलयान या वायुयान चलाए जाते हैं। अब जैसे देखिएगा, ये हमारा कंट्री है और ये अरब सागर है, और जो देश के निवासी हैं और एक दो देशों के बीच में, अगर मान लीजिए इंग्लैंड और कनाडा के बीच में वायुयान चलाए जाते हैं दो देशों के बीच में, लेकिन वो भारत के नागरिकों के द्वारा दो देशों के बीच में वायुयान चलाए जाते हैं। जैसे जापान और कोरिया के बीच में अगर जलयान चलाए जाते हैं या वायुयान चलाए जाते हैं तो वो भी भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होता है। यानी कि दो देशों के बीच में, जैसे यहाँ पर जलयान या फिर वायुयान दो देशों के बीच में अगर भारतीयों के द्वारा चलाए जाते हैं तो वो भी भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है। नेक्स्ट है, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान। जो ये देश है, मान लीजिए हमारा भारत देश है और अनेक देशों में, सभी देशों में, प्रत्येक देश का अलग अलग देशों में क्या होता है, दूतावास होते हैं। दूतावास होते हैं और वहाँ पर जो दूसरे देशों में जो दूतावास है वो उस देश की घरेलू सीमा में आते हैं। अब जैसे देख लीजिए, भारत के अंदर अमेरिका का दूतावास है। अमेरिका का दूतावास है, ये भारत की घरेलू सीमा में नहीं आएगा बल्कि ये अमेरिका की घरेलू सीमा में आएगा। अमेरिका में भारत का दूतावास है, ये भारत की घरेलू सीमा में आएगा। नेक्स्ट है, सैनिक प्रतिष्ठान। सैनिक प्रतिष्ठान यानी कि जो सैनिक वहाँ पर तैनात हैं वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक स्टेशन, सूचना एवं अप्रवास कार्यालय, जो भी वैज्ञानिक स्टेशन हैं जो जिस देश के हैं वो उसी देश की घरेलू सीमा का हिस्सा है। और इसी प्रकार से अप्रवास कार्यालय, इमिग्रेशन जो ऑफिस है वो भी उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा है। तो ये थी एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा है। और नेक्स्ट हम लेते हैं सामान्य निवासी। एक देश के सामान्य निवासी क्या होते हैं? एक देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था होता है जो सामान्यतः उस देश में रहता हो और उसकी आर्थिक रुचि उस देश में केंद्रित हो, अर्थात वहाँ से वो है धन कमाता हो। इसके साथ साथ एक सामान्य निवासी वह कहलाएगा जो कम से कम उस देश में 1 वर्ष या इससे अधिक समय से रह रहा हो। एक देश के सामान्य निवासी बनने के लिए कुछ और बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 है, एक देश का सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति तथा संस्थाएं हो सकते हैं। यानी कि व्यक्ति भी सामान्य निवासी हो सकता है और संस्था भी सामान्य निवासी हो सकती है। नागरिक व सामान्य निवासी, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है जो जिस देश का नागरिक हो वह उस देश का सामान्य निवासी हो। नहीं, जो कोई व्यक्ति जिस देश में रहता है 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, उसकी आर्थिक रुचि उस देश में है, तो वह वहाँ का सामान्य निवासी हो सकता है। लेकिन जिस देश का वो नागरिक है वो किसी दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इंग्लैंड में रहता है और इंग्लैंड में रहते हुए उसे 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर वो नौकरी करता है और उसकी आर्थिक रुचि उस देश में है, लेकिन वो भारत का रहने वाला है, भारत का नागरिक है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा लेकिन इंग्लैंड का सामान्य निवासी कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक देश में स्थित WHO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ये जिस देश में होती हैं, स्थित होती हैं, ये उस देश की सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगी, लेकिन इनमें काम करने वाला, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भारतीय इन संस्थाओं में काम करता है किसी में भी, तो वो भारत का सामान्य निवासी
कहलाएगा। नेक्स्ट है मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन के लिए, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद, विदेशी समुद्री जहाज़ों के कर्मी दल के सदस्य, मौसमी श्रमिक और इंजीनियर। ये क्या है? ये वहाँ के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। देखिए, अगर कोई मनोरंजन के लिए या अवकाश बिताने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं तो ये वहाँ के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से कोई अपना इलाज कराने के लिए अगर विदेश में जाता है तो वो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। अगर कोई विद्यार्थी है वो स्टडी करने के लिए विदेश में जाता है तो भी वो वहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है तो भी नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से खेल कूद के लिए अगर खिलाड़ी दूसरे देशों में जाते हैं तो भी वो सामान्य निवासी वहाँ के नहीं कहलाएंगे। समुद्री जहाज़ों के कर्मी दल के सदस्य, जो समुद्री जहाज़ एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, वो भी वहाँ के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। मौसमी श्रमिक, मौसमी श्रमिक यानी कि मौसम के अनुसार जो श्रमिक इधर से उधर जाते हैं वो भी उसी देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जिस देश में वो 1 वर्ष से ज़्यादा रहते हैं। इंजीनियर, अगर कोई मशीन किसी दूसरे देश में गई है, मान लीजिए हमने भारतीयों ने एक मशीन को जर्मनी से ख़रीदा है या जर्मनी में हमारी एक मशीन गई है, तो वहाँ पर अगर कोई भारतीय इंजीनियर उसको ठीक करने के लिए जाता है तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा, जर्मनी का नहीं। इसी प्रकार से अगर हमने अमेरिका से कोई मशीनरी खरीदी है और अमेरिका का इंजीनियर भारत में आता है उसको ठीक करने के लिए, तो वो भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट, सीमा पर काम करने वाले श्रमिक। जो श्रमिक सीमा पर काम करते हैं सुबह से शाम तक, वो सीमा बदलते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत है और ये है नेपाल, ये नेपाल है। भारत की सीमा से कुछ लोग इधर काम करने जाते हैं, कुछ नेपाल के लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं, डेली सीमा पार करते हैं। तो वो लोग, इसी प्रकार से भारत है और यहाँ ये पाकिस्तान है, कुछ लोग सीमा से इधर जाते हैं, कुछ इधर आते हैं, तो ये क्या है, बाउंड्री पार करते हैं। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर कुछ लोग भारत से श्रीलंका में जाते हैं और श्रीलंका से भारत में आते हैं। तो सीमा पार करके जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, ये काम तो मान लीजिए श्रीलंका में कर रहे हैं या श्रीलंका वाले भारत में कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे? ये सामान्य निवासी उसी देश के कहलाएंगे जहाँ पर ये रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेपाल का व्यक्ति भारत में दिन में आ जाता है, यहाँ पर काम करता है और शाम को वापस चला जाता है तो वह नेपाल का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। नेक्स्ट है विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, सशस्त्र सेना के सदस्य। कोई भी विदेशी पदाधिकारी है या कूटनीतिज्ञ है या सशस्त्र सेना के सदस्य हैं, ये भी उसी देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जहाँ की सेना के ये पदाधिकारी हैं। जो भी जहाँ के भी पदाधिकारी हैं उसी देश के माने जाएंगे। इसी प्रकार से जिस भी सेना के ये सदस्य हैं, जिस देश की सेना है उसी के ही ये सामान्य निवासी कहलाएंगे। तो ये था एक देश के सामान्य निवासी क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। राष्ट्रीय, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। घरेलू एवं राष्ट्रीय धारणा मीन्स नेशनल डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। घरेलू आय या घरेलू उत्पाद का संबंध किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित आय या उत्पादन से है। यदि इसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अर्थात नीफा या NFIA, इसको नफिया शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, अगर इसको जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय। अगर घरेलू आय में जमा नीफा अगर हम ये जोड़ देते हैं तो ये राष्ट्रीय आय
बन जाती है। राष्ट्रीय आय यानी आय या उत्पाद, यानी कि घरेलू वर्सेस राष्ट्रीय। घरेलू आय या राष्ट्रीय, घरेलू और राष्ट्रीय धारणा का डिफरेंस किससे लगाया? नीफा से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय। अगर घरेलू आय में जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी, और राष्ट्रीय आय में से अगर विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय घटा देंगे तो घरेलू आय बन जाएगी। अब ये नीफा या नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड या विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय क्या है? विदेशों से प्राप्त जो निव्वल कारक आय है वो क्या है? किसी देश के सामान्य निवासी जो विदेशों में काम करते हैं और वहाँ से आय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कुछ गैर निवासी उस देश में काम करते हैं और यहाँ से आय प्राप्त करते हैं, यानी कि दोनों देशों की आय का अंतर। इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए भारत के कुछ निवासी विदेशों में काम करते हैं और वहाँ से 1200 करोड़ रुपए जो इनकम है वो भारत में आती है, और कुछ गैर निवासी भारत में काम करते हैं और यहाँ से वो 1000 करोड़ रुपए आय लेते हैं। माइनस यानी कि जो जाएगी उसके लिए माइनस लगाएंगे तो 1000 करोड़ रुपए यहाँ से जाएंगे। तो हमारे पास 1200 माइनस 1000 अर्थात 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए ये क्या है? ये है नीफा, NIFA। ये नीफा है, यानी कि विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय है। अगर इसको हम अपने घरेलू आय में जोड़ देंगे तो वो राष्ट्रीय आय हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, जो नीफा है या विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय है ये ऋणात्मक भी हो सकती है। इसीलिए ये भी ज़रूरी है क्लियर करना कि घरेलू आय कभी कभी राष्ट्रीय आय से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये बताया हमने कि विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय को अगर जोड़ देंगे घरेलू आय में तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी, और राष्ट्रीय आय में से घटा देंगे तो घरेलू आय बन जाएगी। विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय के घटक ये क्या हैं? सबसे पहला है कर्मचारियों का निव्वल पारिश्रमिक। कर्मचारियों का निव्वल पारिश्रमिक, कुछ कर्मचारी कुछ श्रमिक विदेशों में काम करते हैं और वहाँ से पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी प्राप्त करते हैं, और कुछ गैर निवासी श्रमिक हमारे देश में काम करते हैं और यहाँ से भी कुछ वो मजदूरी लेते हैं। उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? कर्मचारियों का निव्वल पारिश्रमिक अर्थात नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहलाएगा। सेकंड है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से निव्वल आय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है? एक देश के निवासियों द्वारा लगान, लाभ और ब्याज के रूप में जो आय प्राप्त की जाती है, और इसी प्रकार से कोई देश शेष विदेशियों को यानी कि शेष देश के शेष विषयों को लगान, लाभ और ब्याज के रूप में जो आय प्रदान करता है, जो भुगतान करता है, उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त निव्वल आय। नेक्स्ट है विदेशों में निवासी कंपनियों की निव्वल प्रतिधारित आय। ये क्या है? नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज इन एब्रोड। ये क्या है? यह विदेशों में स्थित कंपनियों की निव्वल प्रतिधारित आय और देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर है। यानी कि जो विदेशों में स्थित भारत की, मान लीजिए हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की जो कंपनियां हैं वहाँ से प्रतिधारित आय, निव्वल प्रतिधारित आय, और हमारे देश में जो गैर निवासियों की जो कंपनियां हैं वो जो निव्वल प्रतिधारित आय जो लेके जाते हैं, उन दोनों का अंतर। तो ये थे विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय के घटक। ये कंसेप्ट हमारा हो गया
घरेलू और राष्ट्रीय का जो कंसेप्ट था, राष्ट्रीय जो धारणा थी, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। नेक्स्ट हम करेंगे सकल और शुद्ध धारणा, यानी कि ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। सकल एवं निवल धारणा, ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। सकल राष्ट्रीय आय या निवल राष्ट्रीय आय, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्थायी पूंजी का उपभोग या डेप्रिसिएशन, इसको हम मूल्यह्रास भी कहते हैं। स्थायी पूंजी का उपभोग क्या होता है? स्थायी पूंजी के उपभोग से अभिप्राय है एक लेखा वर्ष में सामान्य टूट फूट, अनुमानित अप्रचलन तथा आकस्मिक हानि की सामान्य दर के कारण स्थायी पूंजी के मूल्य में होने वाली कमी से है। स्थायी पूंजी का जो उपभोग है उसके क्या कारण हैं? उसके मुख्य 3 कारण हैं या उसके मुख्य 3 घटक हैं, जैसे सामान्य टूट फूट, नॉर्मल टियर एंड वियर। सामान्य टूट फूट कैसे होती है? जब वस्तुओं का उत्पादन होता है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान मशीनों, यंत्रों या फैक्ट्री की इमारत आदि पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट होती रहती है और इसके फलस्वरूप उसके मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन है, वो नट बोल्ट बनाती है और 1 घंटे में 1000 नट बोल्ट वो बनाती है, लेकिन 1 घंटे में जब वो नट बोल्ट बनाती है तो उसके 4 नट बोल्ट घिस जाते हैं। 4 नट बोल्ट घिस जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर -4 हम कर देते हैं। 1000 में से 4 हम घटा देते हैं तो 996 नट बोल्ट बचते हैं। तो यहाँ पर जो नेट जो उत्पादन है, शुद्ध जो उत्पादन है वो 996 है और ग्रोस यानी कि कुल जो है वो 1000 है और डेप्रिसिएशन हुआ 4 का। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये मूल्यह्रास 4 था और शुद्ध 996 और सकल 1000। नेक्स्ट है अनुमानित अप्रचलन। अनुमानित अप्रचलन, जब तकनीक में परिवर्तन के कारण कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और उसमें परिवर्तन के कारण या तो कुछ मशीनों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाता है या उनका मूल्य कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे टाइपिंग मशीन। पहले टाइपिंग मशीन बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रचलन आया है, टाइपिंग मशीन की कीमतें कम हो गई हैं या वो अप्रचलन में आ गई हैं। तो ये था इसका कारण। नेक्स्ट है आकस्मिक हानि की सामान्य दर। कई बार पूंजीगत पदार्थों की आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है। आकस्मिक दुर्घटना होने से, जैसे आग लग जाना, किसी फैक्ट्री में आग लग जाना या बाढ़ आ जाना और मशीनें खराब हो जाना, तो वो उनके वैल्यू कम हो जाती है। तो ये कारण थे, ये क्या कारण थे कि भी स्थायी पूंजी का जो उपभोग है उसके क्या, यानी कि ये 3 कारण थे। यहाँ पर हमने देखा सकल और निवल धारणा, यानी कि सकल अगर आय है और उसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध आय आ जाएगी और शुद्ध आय में अगर मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो सकल आय आ जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है बाजार कीमत और कारक लागत धारणा, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, FC। बाजार कीमत पर और कारक लागत में क्या अंतर होता है? बाजार कीमत पर और कारक लागत का जो अंतर होता है वो उसमें से वो किसमें से होता है? वो होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि निट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत, जो बाजार कीमत है और जो कारक लागत है, बाजार कीमत में 2 प्रभाव शामिल होते हैं। एक होता है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता का जो प्रभाव है जिसके कारण बाजार की कीमत घटती है, बाजार कीमत घटती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव जिससे बाजार कीमत बढ़ती है। सरकार उत्पादकों से उत्पादन करवाती है और उनको बदले में सब्सिडी देती है
लेकिन उनसे ये कहती है कि समाज कल्याण के लिए जो गरीब परिवार हैं उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कीमत को कम करने के लिए बोलती है, जिससे उनका जो नुकसान होता है उत्पादकों को का उनके बदले में उन्हें सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन जैसे ही बाजार में सामान बिकने आता है तो उस पर टैक्स लगता है, अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं। जो बिक्री कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो जैसे ही मार्केट में आता है, लेकिन आजकल जो नाम बदल दिया है, सभी अप्रत्यक्ष कर सभी के स्थान पर क्या लगा दिया है, जीएसटी। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करूंगी कि अप्रत्यक्ष कर कहाँ लगते हैं और कारक लागत पर किस प्रकार से हम आय निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, ये है प्रोडक्शन बाउंड्री, उत्पादन परिसीमा। इसको हम बोलते हैं उत्पादन परिसीमा, प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, उत्पादन परिसीमा है। अब यहाँ पर जो उत्पादन होता है तो उसमें 4 उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। 4 उत्पादन के साधन हैं। और जब उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है तो उनको बदले में भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रमिकों को मजदूरी और उद्यमी को लाभ दिया जाता है। चारों उत्पादन के साधन काम करते हैं और उनको जो पुरस्कार मिलता है, जो कारक हैं, उत्पादन के कारक हैं, कारकों को जो पुरस्कार मिलता है तो वो कारकों की लागत कहलाती है। मान लीजिए ये फैक्ट्री है और यहाँ पर बिस्किट का उत्पादन किया और बिस्किट का उत्पादन की जो कारकों की लागत थी वो 1000 रुपये कॉस्ट आ जाती है। तो अगर मान लीजिए 250 रुपये लगान, 250 ब्याज, इस तरह से मजदूरी ये बांट दी जाती है। कारक लागत पर जो बिस्किट का उत्पादन हुआ है वो 1000 रुपये का हुआ है। जैसे ही ये उत्पादन परिसीमा से बाहर आते हैं, फैक्ट्री की बाउंड्री से या प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आते हैं तो बाजार में इनके ऊपर टैक्स लगते हैं, बिक्री कर लगता है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर होता है, लेकिन सरकार उत्पादकों को सब्सिडी भी देती है, आर्थिक सहायता देती है, समाज कल्याण के लिए, गरीब परिवारों के भले के लिए, कम कीमत पर बेचने के लिए बोलती है। तो उनको कुछ सब्सिडी दी जाती है। उत्पादकों को सब्सिडी या आर्थिक सहायता हमेशा उत्पादकों को दी जाती है, वह उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। तो इस तरह से जैसे ही मार्केट में सामान आएगा तो ये 1000 रुपये के बिस्किट थे, इनमें 200 रुपये टैक्स लग जाता है, तो ये हो जाते हैं 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है ये क्या है, ये मार्केट प्राइस है, जबकि कारक लागत पर कितना प्राइस था, 1000 रुपये। तो बाजार कीमत और कारक लागत में जो अंतर है वो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में NIT। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी, इसको हम कहेंगे सब्सिडी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से बाजार कीमत पर कारक लागत में जो अंतर है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का है। तो 5 कंसेप्ट हमने आज आपको बताए। उसमें क्या था,
एक देश के सामान्य निवासी, एक देश की घरेलू सीमा, सकल और शुद्ध धारणा, बाजार कीमत और कारक लागत की धारणा, घरेलू और राष्ट्रीय धारणा। अब ये जो तीन जो कंसेप्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो राष्ट्रीय आय के लेखांक जो माप है उसमें आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसको मैं एक बार थोड़े दूसरे तरीके से एक ट्रिक के द्वारा थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लेंगे G और यहाँ पर हम लेंगे N और यहाँ पर हम लेंगे P, यहाँ पर लेंगे MP। G से क्या है, ये ग्रोस, ये N से है नेशनल और P से है प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। यहाँ पर हम लेंगे नेट N, यहाँ पर लेंगे D और यहाँ पर हम लेंगे P एट FC। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये ग्रोस है, ये नेशनल है और ये प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है, ग्रोस मीन्स बड़ा, नेशनल भी बड़ा है और प्रोडक्ट भी बड़ा है MP मार्केट प्राइस पर। अब हमने क्या करना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेट है, ये डोमेस्टिक है और ये प्रोडक्ट है एट FC। अब हमें क्या करना, ग्रोस से अगर नेट पर आ रहे हैं, अगर ग्रोस यानी कि ग्रोस से आप नेट पर आते हैं तो आप क्या करेंगे, ग्रोस का और नेट का जो डिफरेंस था वो था डेप्रीसिएशन। अगर ग्रोस से नेट पर आ रहे हैं तो आप इधर आ रहे हैं, अगर आप इधर आ रहे हैं तो डेप्रीसिएशन घटाएंगे। अगर आप नेट से ग्रोस की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रीसिएशन जमा करेंगे, ये आप जमा कर देंगे। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेशनल और डोमेस्टिक का, राष्ट्रीय और घरेलू। इसमें किस चीज़ का अंतर था, निफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखिएगा, नेशनल से डोमेस्टिक पर, बड़े से छोटे पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, घटाओगे, क्या, NIFA, विदेशों से प्राप्त रिवल कारक आय को घटा दोगे। अगर आप डोमेस्टिक से आपको नेशनल बनाना है तो क्या करोगे, जमा कर दोगे, किस चीज़ को, निफा को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। इसी तरह से हम तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर लेंगे। ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर प्राइस है। मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर प्राइस कम है। अगर इधर आप आ रहे हो तो माइनस करोगे, किस चीज़ को माइनस करोगे, NIT को माइनस करेंगे क्योंकि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। अगर आप इधर जा रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर प्लस करोगे, किस चीज़ को, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे। ये तीनों बहुत ही आसान हैं, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे क्योंकि जितने भी सम्स हैं इससे रिलेटेड वो सब इन्हीं के सहायता से आप सोल्व करोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो व्याख्यान था, जो लेक्चर था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।